अभी पिछले क्लास में हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में शिल्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का शिल्डिंग इफेक्ट, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ने जाओगे, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ोगे, किसी एटम की प्रॉपर्टीज जानना चाहोगे, तो हम लोग ये जरूर ध्यान देते हैं कि उस एटम की साइज क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करता है या नहीं, इजली इलेक्ट्रॉन गेन करता है या नहीं करता है, लार्जर साइज है स्मॉलर साइज है, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, नॉन मेटेलिक शो करता है, मेटलॉइड कैरेक्टर शो करेगा। ये सब कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हम लोग के दिमाग ध्यान में हम लोग सोचते हैं कि कैसे इस एटम का जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। इन सभी चीजों को शुरुआत करने से पहले हम लोग किसी भी एटम का शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में, एक तो हम लोग इतना बेसिक चीजें क्लास 10th में पढ़े रहते हैं कि पीरियोडिक टेबल पीरियड लेफ्ट टू राइट और ग्रुप टॉप टू बॉटम है। तो टेबल में हमेशा 2 पॉइंट ध्यान देते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा, मींस लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो कल मैंने कहा था कि आप लोग लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करोगे, ठीक है। लिथियम टू फ्लोरीन मैंने ये दिया था कल का क्वेश्चन और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 था लिथियम एंड फ्लोरीन। मैंने इसके लिए एक चेक करने का तरीका बताया था कि जब भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो उसका जो फार्मूला है Z माइनस सिग्मा, तो Z जो है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है, हमेशा ध्यान देना है। और ये फॉर एग्जांपल लिथियम का हमको Z जानना है तो क्या है 3 है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है तो उसका जो वही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा इज शिल्डिंग कांस्टेंट। कल मैंने डिस्कस किया था शिल्डिंग कांस्टेंट, मतलब जब भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन होने की वजह से न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स डिक्रीज करने लगे तो वो शिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है। और वहां पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट वैल्यू देखा है कि किस सेल में कितना रिपल्सन होता है। सिग्मा को हम शिल्डिंग कांस्टेंट से दिखाते हैं और मैंने कहा था कि कुछ वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, वो आप याद कर लोगे। कोई भी एटम है जिसके अंतिम सेल, जिसको वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल मतलब फंक्शनल सेल, और फंक्शनल को हम केमिस्ट्री में अल्टीमेट भी नाम देते हैं। तो अल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा की वैल्यू 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होगा। पिनअल्टीमेट में होगा तो सिग्मा की वैल्यू 0.85 पर इलेक्ट्रॉन होगा। पिनअल्टीमेट मतलब अल्टीमेट के बाद वाले सेल में, और एंटी पिनअल्टीमेट में होगा तो सिग्मा की वैल्यू 1 होगा। उसके बाद भी अगर इनर सेल में आ रहा है तो सिग्मा की वैल्यू 1 आएगा। इतनी कांस्टेंट वैल्यू हमको याद रखना है। उसके बाद आप देखोगे एक पॉइंट ध्यान देना है कि न्यूक्लियस जब भी फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पे तो जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वहां पर रिपल्सन 0 बहुत कम होता है। किसी भी एटम का अगर आप चेक करो, जैसे फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 है तो 15वें नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वहां रिपल्सन क्या होगा 0। तो जब भी आप अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन में ये 0.35 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद तब आप 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही पिनअल्टीमेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के पिनअल्टीमेट में 8 होता है, 8 तो 8 है तो 8 × 0.85 करिए। एंटी पिनअल्टीमेट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको 1 से कर दो, इनर सेल में उसको 1 से करिए, आप लेफ्ट टू राइट आपका आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू। कल मैंने ऐसा देखा। अब हम एक ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से आज एक दे दें कि जब आप लिथियम टू फ्लोरीन, कल तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए थे, मैंने कहा था कि लेफ्ट टू राइट आप जब चेक करोगे तो जिस एक एटम से दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो 0.65 आएगा, तब समझ जाना कि सही है। सेकंड क्वेश्चन में दे दूं कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, सोडियम का 11 है और क्लोरीन का 17 है। आप इसको भी बनाओगे और सोडियम का एक मैं बना दे रहा हूँ। सोडियम कल भी मैंने बताया था 1s2 2s2 2p6 3s1 ये है।
अब इसमें हमको सोडियम का जानना है, तो सोडियम का आप देखो, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक कम करना है, 0 हो गया, 0 × 0.35। इसके वैलेंस शेल में कितना है, इसके बाद वाले शेल में कितना, 6 और 2 8 है, ये अल्टीमेट के बाद पेनल्टीमेट होता है, 8 × 0.85। और इधर क्या है, एंटी पेनल्टीमेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6.8 + 2 आ गया 8.8। ये सिग्मा की वैल्यू है सोडियम का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू अगर आप देखोगे तो सोडियम का जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 है, तो 11 - 8.8, आंसर विल बी 2.2। ये 2.2 आ गया सोडियम का। ऐसे ही मैग्नीशियम का आप कैलकुलेट करोगे तो 2.2 से ज्यादा आएगा, एल्युमिनियम का ज्यादा आएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ता जा रहा है और डिफरेंस कितने का आएगा, 0.65। तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेना, सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक का आपका एक लेफ्ट टू राइट, ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक का हम लोग अभी बाद में देखेंगे, पहले ये लेफ्ट टू राइट में एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक का देख रहे हैं। आज हम देखेंगे टॉप टू बॉटम, ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम का हम लोग कैसे चेक करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, मैंने कल होमवर्क भी दिया था। टॉप टू बॉटम हम कैलकुलेशन करके बता दें। टॉप टू बॉटम में आप कोई भी ले लो, जैसे लिथियम है, कोई भी एक ग्रुप आप सिलेक्ट कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 होता है और इसका 55, ये 37 रुबिडियम का। अब आप देखो टॉप टू बॉटम में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम का 2.2 आ रहा है, पोटेशियम का क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जिनको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आता है कोई बात नहीं, आप अभी मुझे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9 10 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को है, बट इतना कंप्लीट सबसेल का नहीं है, तो कुछ मैं बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। पहले इतना आप देख लो, 4s1 ये लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, चौथे घर में, फोर्थ सेल में कितना है 1, थर्ड सेल में कितना है 8, ये सबको आता है, आप सभी लोग लिखते हैं। सेकंड सेल में कितना है 8 और यहाँ कितना है 2, तो पोटेशियम का 2 8 8 1, ये तो आप जानते हो अच्छे से। अब इसमें आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू चेक करना है, तो वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम करने की बात मैंने की थी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले पे शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है 0, सबसे कम लगता है, रिपल्शन कम होगा, 0.35 × 0, इसका आ गया 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, प्लस इधर 8 × 1 और इधर 2 × 1, ये आ गया 10 + 6.8 = 16.8 आ गया। ये आपका पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ गया 19 - 16.8 2.2। ये देखिए, ये सोडियम और ये पोटेशियम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब भी आप आओगे टॉप टू बॉटम, तो अब लिथियम का कल हम लोग कैलकुलेट किए थे 2.2 नहीं आ रहा था, 1.3 आता। तो ये सेकंड पीरियड के जितने भी टॉप एटम है उनको छोड़ करके बाकी सभी एटम का डाउन द ग्रुप आने पे जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आपको जानना होगा। क्या आप रुबिडियम का भी चेक करो, उसका भी 2.2 आएगा, सीजियम का भी 2.2 आता है। और ऐसा क्यों आता है ये आप समझो, ऐसा क्या रीजन है कि 2.2 आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, रुबिडियम का देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है, इसके वैलेंस में 1, उसके बाद 8 और यहाँ कितना है 2, लेकिन 2 8 बना है, ठीक है। पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम का यहाँ लिख दें 37, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 4p6 5s1, ये है रुबिडियम का 5s1। अब आप देखो यहाँ इसकी 5s1 में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, फोर्थ शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 8 आ रहा है और इसके बाद 2। रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 37 2 8 18 8 8 के बाद 1 यार। अब क्या कॉमन दिख रहा है ध्यान से देखो, इन सभी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, रुबिडियम का 1। अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, पेनल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन चेक करो। पेनल्टीमेट शेल पोटेशियम का कितना आ रहा है 8, सोडियम का भी कितना आ रहा है 8, रुबिडियम का भी कितना आ रहा है 8। पेनल्टीमेट भी कॉमन है। और अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन में हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है 0.35 से, पेनल्टीमेट में कितने करना है 0.85 से। हम ये करेंगे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से जो Z इफेक्टिव का वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना, ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ similar valence electronic configuration of elements, the value of effective nuclear charge is constant. Down the road, the value of effective nuclear charge is constant. क्यों? Due to similar valence electronic configuration. The value of effective nuclear charge is constant due to similar valence electronic configuration. ये है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को ये बात पता चल गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है बाय 0.65 के डिफरेंस से। टॉप टू बॉटम कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। क्यों कांस्टेंट होता है? ड्यू टू सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ जगहों पे वैरी करता है, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो कंसेप्ट है ये हम लोग को ध्यान रखना है। ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होता है जनरली, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। कितने डिफरेंस है? बाय 0.65 की वैल्यू से डिफरेंस से की वैल्यू से आपको इंक्रीज करेगा। ये हमेशा समझना है, ठीक है। चलिए अब इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वैल्यू हमको जानना है। स्कैंडियम टू जिंक, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा हमें आरोप करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट बता देते हैं। हालांकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स, जहाँ सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। उसके बेस पे हम लोग और अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बट यहाँ आपको ध्यान देना है, स्कैंडियम टू जिंक का कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको देखना है, ये कैसे चेक करेंगे? तो देखो, पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन का एक आसान तरीका बताते हैं। जिनको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखकर नहीं बनाने आएगा उनके लिए, बाकी जिनको आता है अपना सॉल्व कर लोगे। हम लोग क्लास 10th में सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। तो हम एक काम करें, इसमें सबसे आसान तरीका है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन में के लिए जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमको सेल के बारे में जानना होता है, सबसेल के बारे में जानना होता है, ऑर्बिटल के बारे में जानना होता है। इतना आप ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
लिखने से पहले शेल, सब शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को ये, आप देखो कोई भी एक एटम है उसका एक स्ट्रक्चर आप बना लो ऐसे, और उस स्ट्रक्चर में ध्यान देना है हम लोगों को, इसके अंदर शेल भी है, सबशेल भी है, ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रिवॉल्व होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमको शेल के बारे में जानना होता है, सबशेल के बारे में जानना होता है, ऑर्बिटल के बारे में। शेल का ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन, ये सारा जितना भी ये पॉइंट लिखा हुआ है सब इलेक्ट्रॉन का ही है, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को देता है। शेल हम जानते हैं 9th 10th में पढ़े होंगे, KLMN, ये सिंबल शेल के लिए बनाया गया है, KLMN। सबशेल, शेल के अंदर में सबशेल होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि S, P, T एंड F को सबशेल नाम देते हैं, ये सबशेल। और इसी का ऑर्बिटल होता है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, हम लोग एकदम बेसिक, अभी हम क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे अलग से दूसरे चैप्टर में। बस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब आप देखो, हम लोग शेल की बात करें, K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, L शेल में 8, M शेल में 18 एंड N शेल में 30, ये सभी लोग जानते हैं। शेल के अंदर ही सबशेल, पहला फर्स्ट शेल होता है K शेल, सेकंड शेल L, थर्ड M है एंड फोर्थ N शेल। फर्स्ट शेल K, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। सेकंड शेल जो L है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 8, M शेल में कितने होते हैं 18 एंड N शेल में 30। ये तो सब कुछ जानते हो। अब हम लोगों को शेल के अंदर ही सबशेल होता है। तो जैसे आप देखो, किसी शहर के अंदर कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी शहर के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि शेल के अंदर, और वो कॉलोनी अलग अलग पार्ट में दिखते हैं। हमने कहा कि बनारस की पॉपुलेशन अगर 20 लाख है, तो वो 20 लाख कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पे है, लंका है, सिगरा है, ऐसे कैंट है। इस शहर में जो कुछ जगह का नाम बना हुआ है उसका मैं नाम बता रहा हूँ कि हाँ लंका एरिया में इतने हैं, BHU एरिया में ये है, दुर्गापुर में ये पॉपुलेशन इतना है। तो वैसे K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और उस शेल के अंदर कितने सबशेल हैं, तो अब आप देखो S सबशेल, P सबशेल, D और F। तो इसमें बताया गया कि S सबशेल में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 और F में 14, ये आप जानते हो। और हम लोग जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना सीखते हैं, शेल का भी और सबशेल का भी। तो जब भी आप इसमें देखोगे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शेल के अंदर ही सबशेल है, तो पहले घर में, पहले शेल में कौन से सबशेल को लाकर रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए P तो आएगा नहीं, D आएगा नहीं, F नहीं आएगा, कौन आएगा? S आएगा। तो हमने लिख दिया S। पहला घर में हमेशा जो सबशेल होता है ना, S सबशेल होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड शेल 8, L शेल है, L शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितने लोग आएंगे? S और P दोनों, भाई 2 जगह मिलाए तब जाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। किसको किसको? S and P। तो सेकंड शेल में दूसरे घर में जो L दिख रहा है वो S और P होता है, L शेल में S and P होता है। वैसे ही सिमिलरली आप देखो M शेल है, M शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमको S P D F तीनों को रखना होगा, S P D। इसका मतलब फर्स्ट शेल K शेल है, सेकंड शेल L शेल है, थर्ड शेल M शेल है। तो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए S P D तीनों को बुलाया है। सिमिलरली आप N शेल की बात करो, 32 आ रहा है, और 32 कंप्लीट करने के लिए चारों सब शेल को लाना होगा, S P D F। जब इसको आप सम करोगे, ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। ये है। अब आप जरा ध्यान से देखो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट शेल से चलते हैं, शेल एंड सब शेल। तो पहले शेल से आप चलोगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप,
हम लोग लिखेंगे 1s, राइट। अब आप देखिए क्या 1s पहले घर में s है, p है नहीं है, 1p तो होगा नहीं, तो ये ध्यान देना है। मतलब हम लोग 1s यहाँ लिख दें, 1s होगा क्या 1p 1d 1f होगा, नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 1s। सिमिलरली अब दूसरे घर में आप एंटर करो, 2s होता है सेकंड सेल एल सेल, एल सेल में अब एंटर करें तो 2s होगा और क्या होगा 2p, क्या 2d 2f, भाई सब सेल तो 4 है ना, कौन कौन से s p d f, तो हमको ध्यान देना है क्या ये चारों सब सेल दूसरे घर में आ जाएगा, सेकंड सेल में नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेकंड सेल में हमको इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है 8, और 8 इलेक्ट्रॉन हमें कितना हो गया s और p में आ गया, इस बस इतना ही, ये दोनों तो चलेगा, ये दोनों नहीं होगा। तो ध्यान देना है सेकंड सेल में 2s है 2p होता है, 2d और 2f नहीं होता है। क्यों नहीं? बिकॉज सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें एल सेल। अब बारी है थर्ड सेल, थर्ड सेल में m सेल है, और इस थर्ड सेल में किसको आप रखे हो s p d, तो आप लिखो 3s 3p 3d एंड 3f लिख दिए। क्या 3f पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन 18 है, और 18 तो d p और s को मिला के आ गया, ये जरूरत नहीं है। थर्ड सेल में 3s होता है 3p होता है 3d होता है, 3f नहीं होता है। अब आ रही है फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है, और 32 इलेक्ट्रॉन हमें लिए चारों सब सेल चाहिए, इसीलिए 4s भी होता है, 4p भी होगा, 4d भी आएगा एंड 4f भी होता है। जैसे यहाँ ये 3 आया, इसमें 4, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s के बाद 1p नहीं लिखते हैं, 1s के बाद सेकंड सेल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 2, और s में मैक्सिमम 2 है, इसलिए 1s हो गया। 1s2 लिखते हैं, उसके बाद 2s2 लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, देखो जरा ध्यान से, इसमें कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग लिखेंगे ऐसे, वन एस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला घर 1s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, हम 1s2 लिखते हैं। क्या 1s के बाद 1p होगा? नहीं, क्योंकि पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 के बाद 2 में एंटर करते हैं, तो क्या लिखते हैं 2s एंड 2p। 2p तो होता नहीं है, मैंने यहाँ बता दिया क्यों नहीं होता है, क्योंकि 2s s में मैक्सिमम 2 और p में 6, तो s और p दोनों मिला के कितना हो गया 1। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमको सेकंड सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, ये देखो 8 है। थर्ड सेल में कितना 18 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या लाएंगे s p एंड d, तो लिखेंगे 3s 3p एंड 3d। ठीक है, कुछ एनर्जी का वेरिएशन है वो जो हम थोड़ी देर में बता देंगे, पहले आप ऐसे लिखोगे, ये समझो 3d। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्थ सेल में एंटर करते हैं, तो 4s 4p 4d 4f ऐसे है। अब इसमें देखो आप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से चले, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2s में क्या है 2, 2p6, तो ये पहला घर हो गया 1s, ये दूसरा घर सेकंड से 2s 2p, ये थर्ड तीसरा घर 3s 3p। ये मतलब क्या होगा k l n, m हो गया, ये l है और ये क्या है k, और इधर से जा रही है n है n, ये है। अब इसमें थोड़ा समझना है, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना, तो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी का रूल क्यों आ गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात, मैंने कल एक फोर्स की बात की थी, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स की बात की थी, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल हम लोगों ने देखा कि डिक्रीजेज इन फोर्स, तो वहां तो एनर्जी की बात होगी। अब इसमें किस सबसे में एनर्जी ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो वैल्यू ये लिखा ना, ये 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ सेल को बताता है, और ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, ये जो सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, एनर्जी इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है। बट एक जगह एक्सेप्शनल है, हम क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे आपको वहां पर, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब जब डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लस एजीमुथल मोर विल बी एनर्जी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है।
पहले इतना समझो आप कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो 3s 3p के बाद 3d में नहीं करना है, 4s में करना है, देन 3d। मतलब एनर्जी जो होती है 4s की एनर्जी 3d से कम है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है। तो हम लोग आज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं और बाकी आप बनाओगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको कंप्लीट करोगे, ये नोट कर लेना है। अब इसमें आप देखो, फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाकर हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा था। अब आप इस बेस पे बना सकते हो, कैसे बनेगा, 1s2 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p6, पहले घर में 1s 2s 2p6 3s2, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन कितना 19, कंप्लीट ट्रीट करते चलो 3p6। अब आप देखो 3p के बाद 3d1 लिखेंगे, 3d1 या 4s1। अब आपको सोचना है 3d1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 4s में करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4s1, ये समझ 3d। अभी एज सिमिलरली आप एक एटम स्कैंडियम ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, तो 21 है, तो आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताइए 3d या 4s, 4s आएगा, तो 4s लिखेंगे तो 4s कितना, आप बताओ 2 2 4 और 16 2 10 12 एंड 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको इसके बाद कौन आएगा 4s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, तो 4s2 20 हो गया, और आपको चाहिए कितना 21। अब 4s के बाद हम लोग फिलिंग करेंगे 3d1, ये ध्यान देना है। मतलब यहां तक हमारा इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 20। अब आपको मैं बताऊं स्कैंडियम से जिंक तक का आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक का 30 है, कॉपर 29, निकेल 28, ये कॉन्फ़िग। तो इन सभी एटम का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप लोग लिखोगे। इसमें आप ध्यान दो, जैसे आपको स्कैंडियम के बाद अब जिंक या आयरन का लिखना है, हमने लिख दिया आयरन, तो अब आप कुछ मत करो, 26 है, तो 26 में तो 4s2 तक तो सब कॉमन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे 3d में करना है, आप देख लो 26 है 3d में 6, हमने लिखा कोबाल्ट 27 है, आप डायरेक्ट लिखिए 3d में कितना आएगा 7, कोबाल्ट के सामने 3d में 7, इसके 3d में 6, ये जो 26 है 3d में 6, निकेल का 28 है 3d में 8 आ जाएगा, 4s2 तक तो सबका कॉमन रहता है 3d 8 आ जाएगा। जिंक है, जिंक 30, जिंक का 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d के बाद 4d नहीं, 3d नहीं आएगा, 4s कितना 3d, और उसके बाद 3d 10। तो आप सब लोग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा जानना सीख गए हो, अब इसके बेस पे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू फाइंड करिए। हाँ, एक बात ध्यान देना, आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, तो 15 किस में आ रहा है वहां चेक करो, यहाँ कौन से नंबर पे आ गया, 18वें नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ तक 12 है, तो 13 13 14 15 इसी में आएगा, हम लोग इसी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, शिल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे।
चलिए अब इसके बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर, तो हम लोगों ने इस चीज को देख लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम का फाइंड कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसके आगे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि किसी भी एटम का नंबर ऑफ पीरियड ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, किस ब्लॉक में है। तो ये सब जानने से पहले अब हम कुछ मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कुछ बताते हैं। पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेंडलीफ ने क्या बताया था वो क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड ग्रुप निकालना आसानी से सीख जाए। देखिए दो पीरियोडिक टेबल था, हम लोग जब भी किसी भी एटम का पोजीशन जानने के लिए पढ़ेंगे, अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को जाने तो इसमें एक बात ध्यान देना है, पीरियोडिक टेबल को एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्लासिफाई किया और दूसरा आईयूपीएसी टेबल। आईयूपीएसी टेबल बाद में आया, पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कहा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट इनका था टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन सेकंड। ये बात आईयूपीएसी टेबल ने भी कहा था, लेकिन इसने किसको आप नंबर ऑफ पीरियड 7 पीरियड किसको करेंगे, तो इसने कहा कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब शेल, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट आर नोन एज नंबर ऑफ पीरियड। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल नोन एज नंबर ऑफ पीरियड। एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल क्या है आप देख लीजिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल 3 है, ये 1 है 2 है 3 ये, तो इसका नंबर ऑफ पीरियड क्या हो गया 3 हो गया, नंबर ऑफ पीरियड 3, नंबर ऑफ पीरियड 3 राइट। अब बात करें हम ग्रुप की, तो इसने फर्स्ट पॉइंट तो नंबर ऑफ पीरियड 7 बता दिया, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 8 बताया, और वो भी रोमन नंबर, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 and 8। और इसने एक बात और बताया कि इनके हिसाब, इसने ग्रुप नंबर 8 बताया। अभी आईयूपीएसी टेबल को देखेंगे ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप तो सभी लोग पढ़ते आते हैं 18 होता है, इसने 8 बताया रोमन नंबर। बट इसने कहा कि इस ग्रुप को आप दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दो, ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन are divided into two subgroup, that is A and B। ये बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कहा कि आप इस ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, आर डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप ए एंड बी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए होगा तो फर्स्ट बी भी लिखेंगे, सेकंड ए होगा पीरियोडिक टेबल में तो सेकंड बी भी एक ग्रुप बनेगा। बट अभी हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 8 है, तो 8 रोमन नंबर में फर्स्ट टू 8 है, तो ग्रुप किसको आप नहीं डिवाइड कर दो सब ग्रुप में 8। ग्रुप नंबर 8 हैज नो सब ग्रुप, 8 का कोई सब ग्रुप नहीं होता है।
8 सिंगल, 8 में कोई ए और बी नहीं लिखेंगे, 7 तक लिखते हैं। लेकिन इस ग्रुप को फाइंड करने के लिए कैसे चेक करेंगे किस एटम का ग्रुप क्या है? तो इसके लिए इसने कहा कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नंबर ऑफ ग्रुप। तो हम लोगों ने अब 2 बात ध्यान देना, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल नोन एज नंबर ऑफ पीरियड। किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 हो, फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसने एक बात और बताया कि ए और बी में A4S ब्लॉक, जो एटम S और P ब्लॉक में आएगा वो A के लिए A सब ग्रुप होगा, और जो एटम D और F ब्लॉक में आएगा वो B सब ग्रुप होगा, A एंड P। तो देखो आप जरा इसमें चेक करने का तरीका, एग्जांपल अभी आएंगे इसी टेबल, इसके बाद लिख देंगे। हमने यहां लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6, अब आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हो 3s2। अब आप देखो मैग्नीशियम की वैलेंस में 3s2 हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल ऑर्बिट क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ पीरियड हो गया, नंबर ऑफ पीरियड 3 आ गया। मैग्नीशियम का नंबर ऑफ पीरियड क्या हो गया 3। नंबर ऑफ ग्रुप कितना 2, क्योंकि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने नंबर ऑफ ग्रुप 2 लिख दिया। अब ये आप बताओ ए है कि बी है, ये जानना है। तो जिस इसका इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, डी में आ रहा है, एफ में कि एस में आ रहा है, तो एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का है, इसलिए सेकंड ए ग्रुप हो गया, सेकंड ए। कहीं बुक में दिया जाता है सेकंड बी, लेकिन ध्यान रखना ए और ये जो होता है वो एस और पी ब्लॉक के लिए बताया गया, बी जो है डी एंड एफ के लिए बताया गया। अब आप देखो नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड ए, नंबर ऑफ पीरियड थर्ड, एंड ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस बेस पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से किसी भी एटम का पोजीशन आप बता सकते हो। इस पॉइंट को ध्यान देना है, तो इसको नोट कर लेना है। टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीरियड 7 है। पीरियड किसको कहेंगे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट नोन एज नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ ग्रुप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 8 है, दैट इज रोमन नंबर, इन रोमन नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8। और ये जो 8 आ रहा है, इस 8 को एक बात ध्यान देना है, इसको हम लोग 2 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू 7 आर डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप। लेकिन फर्स्ट टू 7 की बात मैं कर रहा हूं, 8 की नहीं। ग्रुप नंबर 8 हैज नो सब ग्रुप, 8 का कोई सब ग्रुप नहीं होता है। अब आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए होगा, अगर पीरियोडिक टेबल में मतलब एक ग्रुप फर्स्ट ए है तो उसी टेबल में आपको फर्स्ट बी भी दिखाई देगा। सेकंड में एक ग्रुप बन रहा है तो सेकंड बी भी आपको दिखाई देगा। थर्ड ए है, थर्ड बी भी होगा। 8A एंड 8B नहीं होगा। 8 ग्रुप नंबर 8 हैज नो सब ग्रुप। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं IUPAC टेबल। IUPAC टेबल बाद में आया, उसने कहा कि रोमन नंबर को हटा दीजिए। वैसे भी रोमन नंबर की मैथमेटिक्स तो हमारे यहाँ इंडिया अपने यहाँ है नहीं, इंडिया की। ये तो वेस्टर्न लोग पहले इनको नंबर सिस्टम जानकारी नहीं दी तो सारा काम रोमन नंबर में करते थे। नंबर सिस्टम का दिन किसको है? नंबर सिस्टम तो हमारे देश भारत इंडिया की खोज है, तो नंबर सिस्टम हम बताए हैं तो हम लोग नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। रोमन नंबर को हटा दिया गया। अब IUPAC टेबल आया, उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप उसने IUPAC टेबल का देखिए क्या है। IUPAC टेबल अब आप देखो IUPAC टेबल इसमें का कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड का देख वही सेम डेफिनेशन है, इसने भी वही बात बताया कि पीरियड नंबर ऑफ 7 होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 18 की बात की 18। अब हमने रोमन नंबर यहां हटा देना है। इसमें एक बात ध्यान देना है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक तो आखिरी में लिखते हैं, बीच में डी ब्लॉक आता है। तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका 2 ग्रुप बनता है, फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 6 ग्रुप बनते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। ये सब ए सब ग्रुप में आप अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर बाद इसे बनाएंगे, देख लो। बस ये थोड़ा ध्यान देना है कि एस के बाद बीच में डी ब्लॉक है, और डी में इलेक्ट्रॉन कितना करते हैं। तो जब भी आप आईयूपीएसी टेबल के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ ग्रुप लिखोगे, तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के वैलेंस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही नंबर ऑफ ग्रुप होगा, लेकिन पी में ऐसा नहीं होगा। पी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें 10 को जोड़ देना होगा। अब आप खुद सोचो, एस ब्लॉक के बाद आपको आना चाहिए था पी, लेकिन आप टेबल देखना, अरेंजमेंट है पी में डी आ जाता है बीच में, तो आपको पी ब्लॉक तक जाने के लिए कितने लोग क्रॉस करना होगा, 10 लोग। इन 10 लोगों के बाद आप डी पी में जाओगे, तो ये 10 लोगों को जोड़ना होगा ना। अब बताइए, जैसे मान लिया हमने लिख दिया फर्स्ट एटम बोरॉन है, सेकंड एटम कार्बन है, थर्ड एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है पी ब्लॉक का, फ्लोरीन है, नियोन है। किसी भी एक का ग्रुप निकालना हो आप चेक कर सकते हो। चलो नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कैसे है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद नंबर ऑफ पीरियड ग्रुप 1s2 2s2 2p3। अब आप देखिए इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5। नंबर ऑफ पीरियड तो 2 दिख रहा है, नंबर ऑफ पीरियड 2 आ गया। ग्रुप क्या होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 और 2 5, तो 5 रोमन नंबर में। ब्लॉक कौन सा है, पी, तो रोमन नंबर ए हो गया, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप क्या होना चाहिए। अब इसमें आप देखो नंबर ऑफ पीरियड 2 ग्रुप 50, लेकिन आईयूपीएसी टेबल के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप लिखना हो तब आप क्या करोगे, मैंने बताया कि उसके वैलेंस से लिए ब्लॉक कौन सा है, पी, और इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो 10 को जोड़ दोगे, तो यहाँ पे ग्रुप जो आएगा और 15 आएगा। तो एक बात ध्यान देना है कि नंबर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 18 है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज नंबर ऑफ ग्रुप एक्सेप्ट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप फॉर्मूले में लिख लोगे, पी ब्लॉक के फॉर्मूले में, और पी ब्लॉक elements the number of p block elements, the number of group equal total number of valence electron plus 10। ये आपको पी ब्लॉक में ध्यान देना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। जैसे आप फास्फोरस के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, और फास्फोरस किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का होता है, तो 5 में 10 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 15। सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 होता है, पी ब्लॉक का होता है 16। देखते हैं किसी भी एटम का आप चेक कर सकते हो। एल्युमिनियम का 13 है, कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जान चुके हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये देखिए कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। नंबर ऑफ पीरियड हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल, ये 1 2 3, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या है, 3 है, नंबर ऑफ पीरियड 3। ग्रुप क्या होगा, ग्रुप
इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो रोमन नंबर में 3 लिख दिए। ब्लॉक पी है इसलिए 3 है, थर्ड ए हो गया। अब आप जरा देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर आप देखो तो थर्ड ए आ रहा है। आईयूपीएसी टेबल जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 10 को जोड़ दो, क्या आ गया 13। एल्युमिनियम का नंबर ऑफ ग्रुप क्या होता है 13 या थर्ड ए। सिमिलरली आप किसी और अदर एटम का चेक कर सकते हो। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। पी ब्लॉक है क्लोरीन क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लास्ट पी में आ रहा है, पी में 3p5 है। नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड 3, ग्रुप क्या होगा 7a और 17 क्यों, क्योंकि 10 उसमें ऐड कर दिए। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि कोई भी एटम पी ब्लॉक का होगा तो उसमें आईयूपीएसी टेबल का अगर आप ग्रुप लिखोगे तो उस ग्रुप में 10 को जोड़ दो। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक नहीं आता है। पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट देखोगे तो उसमें डी ब्लॉक होता है और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10। तो हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन के बाद जाना हो, क्रॉस करके जाना है तो 10 को जोड़ देते हैं। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का पोजीशन जानने का ये मॉडर्न और आईयूपीएसी टेबल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे, इसको कंप्लीट करोगे होमवर्क के फॉर्म में दे दूं। Write the name of block, number of period, and group. Write the name of position, means block name, group name, period of following elements of first सल्फर 16 होता है, सेकंड सिलिकॉन 14, थर्ड आर्सेनिक 33 होता है, फोर्थ गैलियम 31, फिफ्थ रुबिडियम 37, सिक्स कैल्शियम 20, 7 स्ट्रोंशियम 38। इतने सारे एटम हैं और इस एटम को आपको बताना है कि नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा और ब्लॉक नेम क्या होगा। ये आप नोट कर लो। और ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया है, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, राइट। और ये तो और भी ये इसमें पी ब्लॉक भी है, एस ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक का भी दे दे रहा हूं। एक नंबर स्कैंडियम, वैनेडियम, आप इन सभी एटम का नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप, ब्लॉक। एक बात हमेशा ध्यान देना, जिस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में होगा ब्लॉक होगा। वैनेडियम है तो वैनेडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, डी ब्लॉक हो गया। तो डी ब्लॉक के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो सब ग्रुप होगा वो ये होगा या बी आएगा। अब हमने यहाँ आर्सेनिक लिख दिया, आर्सेनिक का 30, ये देखो 33 है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी में और जब ये पी में एंटर करेगा तो ब्लॉक क्या हो गया, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए मॉडर्न